Special education, hearing impairment and visual impairment and intellectual disabilities of the Department of the Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University and other university and colleges running the B.Ed Special Education courses. जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, उसी कड़ी में आज का लेक्चर स्पेशल पेपर BCD 207 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर आधारित है। आज के लेक्चर में हम पिछले जो लेक्चर्स में हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनके आगे का हिस्सा हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा और अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल एडुफोनिया पर भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये अपलोड हम बार बार कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू। नमस्कार सभी को। कल हम लोग जब बात कर रहे थे तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन अभी तक कर चुके हैं और जो लेटेस्ट कल जो हम लोग बात कर रहे थे परसों, वो कर रहे थे आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी, उसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता रहा था, जिसमें मैंने आपको गाइडिंग प्रिंसिपल, उसका विज़न, प्रोस्पेक्टिव्स वगैरह बता दिया था। एक्टिव लर्नर कैसा होना चाहिए ये बता दिया था। और करिकुलर एरिया में स्कूल स्टेजेस असेसमेंट में बेसिकली बात चल रही थी कि हमारी लैंग्वेजेस किस तरीके से हमें उसमें इनकॉर्पोरेट करनी है। आज हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज के बाद में दूसरा एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बिल्कुल क्लियर तौर पे कहा गया है कि मैथमेटिक्स, चूंकि ये माना जा रहा था और काफ़ी सारी स्टडीज़ थी इस पर कि मैथमेटिक्स में क्लास 8 का बच्चा क्लास 5 की मैथमेटिक्स की किताब में से कोई भी सवाल हल करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी स्टडीज़ निकली थी। यानी 8th क्लास के बच्चों का जो लेवल था वो क्लास 5 के बच्चों के बराबर भी नहीं था। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ थी। तो इसीलिए एनसीएफ में जो ये विशेष बल दिया गया मैथमेटिक्स के ऊपर और ये कहा गया कि ये बच्चे के फोकस करते हुए उसकी थिंकिंग और रीजनिंग को बढ़ावा देने के लिए मैथमेटिक्स को बहुत ज़रूरी होगा और ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स की कोशिश की जाए कि बच्चा एब्स्ट्रैक्शन और को विजुअलाइज कर सके। यानी अभी तक जो मैथमेटिक्स है 1 2 3 4 जो भी अगर हम आप गिनती गिन लें या और कोई भी संक्रियाएं कर लें, वो केवल मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, हमें सामने दिखाई नहीं देती, हमें एक इमेजिन करके चलना पड़ता है। इसीलिए गिनतियाँ क्या है, हमें सामने रखी हुई तो दिखाई देती नहीं। गिनती तो हमारे मन का एक वहम है कि हम 1 गिन रहे हैं, 2 गिन रहे हैं, 3 गिन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी एब्स्ट्रैक्शंस हैं उनको अगर कोशिश किया जाए तो विजुअलाइज करने के लिए दिखाकर कोशिश किया जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा कि 1 और 1 2 अगर जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ेंगे। तो आप लोगों ने एक बहुत पहले मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम आता था जिसमें एक चिड़िया और अनेक चिड़िया वाला कॉन्सेप्ट था। एग्जैक्टली उसी तरीके के कॉन्सेप्ट को लाने के लिए एनसीएफ में कहा गया कि आप टीवी पे या कंप्यूटर के माध्यम से या स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से आप इन चीज़ों को जोड़ेंगे कि जहाँ पर गिनतियाँ उनको सिखाई जा सके, फॉरवर्ड काउंटिंग की बात हो सकती है या और नंबर सिस्टम की बात हो सकती है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात हो सकती है, सेट स्क्वायर्स की बात हो सकती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो भी उसमें मैथमेटिक्स में आती होंगी। तो मैथमेटिक्स पर जोर दिया गया। तीसरी चीज़ थी साइंस। एनसीएफ ने साइंस पर जो बहुत जोर दिया, उन्होंने कहा कि पूरे समाज में अगर आपको एक वैज्ञानिक सोच, एक तर्कशीलता डेवलप करनी है तो गणित और विज्ञान मात्र एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ाना पड़ेगा। जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, जो साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं, उनको आपको थिंकिंग प्रोसेस में, उनकी जिज्ञासा में, उनकी क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता में लाना पड़ेगा। पढ़ाने से केवल काम नहीं चलेगा, बल्कि बच्चों के ऊपर इस बात के लिए भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि वो सवाल पूछें, वो ये जानें कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या, क्यों और कैसे का हिसाब उन्हें आना चाहिए। और यही चीज़ सोचने के लिए वो नए नए प्रश्न पूछें, तब तो बात समझ में आती है।
आज छोटा सा बच्चा भी एक सवाल पूछ लेता है अक्सर कि सर ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्या है। अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी मास्टर साहब ने कभी जिंदगी में नहीं सुनी, वो जवाब क्या देंगे। तो कहने का मतलब है ये सब बच्चों में कहाँ से आया। आजकल टीवी है, टीवी के पास में, उनके पास में, कहने का मतलब ये कि इंफॉर्मेशन के चैनल्स हजारों तरीके से उनके पास में आ रहे हैं। टीवी भी है, इंटरनेट भी है, डिस्कवरीज भी हैं, फलाना भी है, दिमागा भी है, किताबें भी पढ़ रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, इधर उधर की चीज़ें फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आ रही हैं। वो उससे जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो पूछना चाहते हैं। पूछें किससे? टीचरों ने तो खुद नहीं पढ़ा, तो वो कहाँ से बताएंगे। तो इसीलिए टीचर्स को भी ये ज़रूरी था कि वो अपने लिए तैयार इस तरीके से करें कि अगर बच्चा सवाल पूछ रहा है तो पूछते समय उसको ये पता होना चाहिए कि जवाब इसका कहाँ से दिया जा सकता है। इसीलिए टीचर्स को भी उन्होंने ये कहा कि साइंस अगर पढ़ा रहे हैं तो साइंस के पढ़ाते समय अपना दिमाग भी खोल के चलें। ऐसा ना हो कि साहब जो आपने किताब में पढ़ लिया था वही चीज़ पढ़ते पढ़ाते चलें। जैसे बहुत साल हो गए हम लोगों ने पढ़ा था, बचपन से ही हम लोग पढ़ते चले आए। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे इसमें सोलर ग्रुप में? सर 9। 9 है ना। हम सब यही Yes. पढ़ते चले आ रहे हैं कि 9 है, 9 है, 9 है। आपको मालूम होना चाहिए अब 8 हो गए हैं, 9वें को बाहर कर दिया गया है, प्लूटो को। अगर आप एक टीचर बन जाओगे या आप एक साइंस के टीचर बन जाओगे, बच्चे ने अगर पूछ लिया कि आपकी सोलर फैमिली में कितने प्लैनेट्स हैं, आप कह दोगे 9, बच्चा कह देगा मैडम पढ़ के आओ। 8 ही है सर। 8 हो गए, प्लूटो को निकाल दिया गया है। यस सर, यस सर। तो इसी तरह यस सर। हाँ, तो इसलिए अपडेट होना पड़ेगा। कल आप टीचर बन जाओगे, बच्चा पूछेगा, आप बताओगे 9, वो कहेगा मैडम जाके पहले पढ़ के आओ, खुद तो गलत पढ़ रही हो, फिर हमें पढ़ा रहे हो। और आज की तारीख में बच्चा कह भी देगा, क्योंकि आप जानते हैं वो ज़माना चला गया जब हम इसको बड़े बदतमीजी मानते थे और बच्चा सवाल पूछ रहा है तो बदतमीजी हो गया। आजकल वो सब चीज़ नहीं है, बच्चे को सवाल पूछना है क्योंकि क्यूरियोसिटी उसमें डेवलप हो रही है और आपका काम है उसको क्यूरियोसिटी को शांत करना। उस आपका काम ये है कि बच्चा अगर सवाल का जवाब जानना चाह रहा है, आप उसके जवाब को फैसिलिटेट करेंगे, भले ही आपको आता है नहीं आता है उससे मतलब नहीं। जी सर, पर इस महाद्वीप भी एक बढ़ा दिए गए, 8 महाद्वीप हो गए सर। है हाँ, वही चीज। तो कहने का मतलब है कि हमें अपडेट होना पड़ेगा। हम ये कह के काम नहीं चला सकते कि भैया ठीक है यार हमारे जमाने में तो नहीं था, हमने तो नहीं सीखा। अरे नहीं सीखा तो सीखो, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। सोशल साइंस चूंकि सामाजिकता से जुड़ी हुई चीजें हैं, डिसिप्लिन एक ऐसा है कि जहाँ पे सामाजिकता व्यक्ति सीखता है और समाज में ही व्यक्ति को रहना है, इसीलिए एनसीएफ में इस पर भी बड़ा जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स के तौर पर हम इसको देखें। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या करें आवाज का? हमारे पर आ तो रही है सर, आ तो रही है, ठीक आ रही है सर। मुझे लग रहा है कहीं पर हो सकता है नेटवर्क ना मिल रहे हो। हाँ, हम लोग को क्लियर आ रही है सर। सोशल साइंस के बारे में बात की गई। एनसीएफ में ये कहा गया कि सोशल साइंस को, सामाजिक विज्ञान को केवल कक्षा के अंदर पढ़ाने तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि इसको समाज में ले जाके ले जाया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं हम कक्षा के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन मालूम होना चाहिए कि सोशल साइंस समाज में पढ़ी जाने वाली चीज़ है, सामाजिक तौर पर केवल क्लास में पढ़ी जाने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनानी पड़ेगी। इसके लिए आप सिग्निफिकेंट थीम्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे आप लोग एक CBR वर्क करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, वहाँ जाते हैं। समाज के बारे में जानना है तो समाज के बीच में जाके पढ़ो, कमरे के अंदर बैठ के तो पॉलिटिशियंस उसको डिसाइड कर सकते हैं, ना कि एक सामाजिक कार्यकर्ता। समाज का असली स्वरूप क्या है वो आपको वहीं जाके पता चलने वाला है, समाज के अंदर। तो उन्होंने कहा सामाजिक विज्ञान को समाज के अंदर रहते हुए सिखाइए। ठीक है, हम क्लास में बैठ के ये बात नहीं कर सकते कि छुआछूत खत्म हो चुकी है, जाति प्रथा खत्म हो चुकी है। हम वहां बैठ के हेलो हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, ठीक आ रही है। वरना मुझे लग रहा है कि शायद कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपकी साइड में, शायद इस वजह से आपकी आवाज कट रही होगी। कोई बात नहीं, जो बाकी बचेगा मैं उसको अपलोड तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। अगर बाई चांस कहीं कोई चीजें कट ऑफ हो रही हैं तो वहां पे देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात है, कक्षा के अंदर बैठने के बाद आप बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, इसको बाहर लेके जाइए, जिससे कि बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस को प्रमोट किया जाए, डिसीजन मेकिंग को प्रमोट किया जाए और क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस को प्रमोट किया जाए। ठीक,
दूसरे एरिया भी बहुत सारे आए, जैसे आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन में अभी तक आपको आश्चर्य होगा कि आर्ट एजुकेशन के नाम पर वास्तव में कुछ भी एजुकेशन में दिया नहीं जाता। बड़ी मुश्किल वाली बात यह है कि आर्ट एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ड्राइंग पेंसिल या इस तरीके की चीज़ें दे देते हैं कि साहब जी बनाओ, जबकि आज के ज़माने में आप जानते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, थीमेटिक आर्ट्स, ड्रामेटिक आर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ चुकी हैं। खास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, तो आपको याद होगा कि आपके यहाँ एक पेपर है, पता नहीं आप लोग पढ़ चुके हैं या अब आगे 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ड्रामा एंड आर्ट थेरेपी एंड प्ले समथिंग करके कुछ है। तो वो एक पेपर है, वहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हमें ये नहीं सीखना कि आर्ट कैसे की जाए, ड्राइंग कितने प्रकार की होती है, म्यूज़िक कितने प्रकार का होता है, वो सब नहीं पढ़ना, बल्कि ये पढ़ना है कि म्यूज़िक से बच्चे को रिलैक्स कैसे किया जाए, बच्चे को म्यूज़िक से मोटिवेट कैसे किया जाए, आर्ट्स के ज़रिए उसकी अंदर की छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर कैसे निकाला जाए, खासतौर पर मेंटल रिटार्डेड बच्चों की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों की। विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामेटिक आर्ट्स में बच्चों को हम किस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए कहें, बच्चे कैसे अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो बच्चा अपनी बात को नहीं बता सकता। आपने कई फिल्मों में, कई सीरियल्स में या कई घटनाओं में ये चीज़ देखी होगी कि जहाँ एक बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी है, किस चीज़ से है वो पता नहीं, टीचर ने पता लगाने की कोशिश की, साइकोलॉजिस्ट ने पता लगाने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरीके से पता लगाने की कोशिश की, ये क्या हो रहा है, पता नहीं चला। फिर एक दिन उसकी एक डायरी मिलती है जिसमें वो अपना कुछ ना कुछ स्कल्पचर वगैरह, स्कल्पचर कह रहा, स्केचेस वगैरह बनाता था, एक ड्राइंग करता था। उस ड्राइंग में उसने ये बना रखा है, एक फिल्म में भी दिखाया था कि माँ बाप के साथ में बच्चा है, उसके बाद में धीरे धीरे माँ बाप का, तीनों ने हाथ पकड़े हुए हैं, और जैसे जैसे आप पन्ना पलटते चले जाते हैं, माँ बाप का हाथ छूटता चला जा रहा है बच्चे से, और धीरे धीरे बच्चा अकेला रह जाता है, माँ बाप दूर हो जाते हैं। एक्चुअली उसकी ज़िंदगी में यही सब हो रहा था कि माँ बाप में सेपरेशन हो गया और बच्चा अकेला रह गया और वो दूर हो गया। तो इसकी वजह से वो ज़्यादा दुखी था, इसलिए क्लास में कोई काम नहीं कर पाता था। कहने का मतलब, जब उसको साइकोलॉजिस्ट ने देखा तब उसकी समझ में आया कि अच्छा, इसके पीछे का मकसद ये है। तो कहने का मतलब ये कि परफॉर्मिंग आर्ट्स बच्चे के अंतर्द्वंद को समझाने के लिए, अंदर की बातों को समझाने के लिए, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बताने के लिए बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। इसीलिए हमें आर्ट एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सेंस के तौर पर देखना पड़ेगा। इससे केवल एस्थेटिक अवेयरनेस नहीं होती, बल्कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना भी सीख जाते हैं डिफरेंट तरीके से, कई बार गा के, कई बार कुछ और करके। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे डांस की तरफ मुड़ जाते हैं, कुछ बच्चे म्यूज़िक की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ठीक है, म्यूज़िक के कारण से अगर उनका डिप्रेशन दूर होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है ना। तो ये एक चीज़ आई। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पे भी बात हुई। एनसीएफ ने कहा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन के विषय में पढ़ना है, प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, तो लिहाजा इसके बारे में पढ़ाया भी जाए, इसके बारे में बताया भी जाए। पीस एजुकेशन, पीस एजुकेशन मतलब शांति की शिक्षा, शांति की बात हो रही है। ये पूरी दुनिया चाहती है कि वो शांत रहे, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं चाहता, लेकिन क्या शांति आएगी, कैसे आएगी, किस वजह से आएगी, क्या कंडीशंस हो सकती हैं, प्री कंडीशंस क्या हो सकती हैं वायलेंस को ख़त्म करने की, इंटॉलरेंस को ख़त्म करने के लिए, ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं। आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो एक बड़ी मज़ेदार स्टडी बताता हूँ। पता नहीं इससे पहले कभी आप लोगों ने सुनी या नहीं सुनी। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन दोनों, या छत्तीसगढ़, इन तीनों स्टेट्स के मुकाबले में दिल्ली, बिहार और यूपी के लोग ज़्यादा एग्रेसिव हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा करते हैं, मरने मारने पर ज़्यादा उतारू हो जाते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहें झगड़ालू किस्म के ज़्यादा हैं। क्यों? किसी को पता है इसकी वजह? बताइए। शायद मुझे लगता है शायद ये शिक्षा के ऊपर, ऐसा शिक्षा के कारण नहीं, नहीं कि जागरूक ना होने के कारण और वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। नहीं, यूपी में पढ़े लिखों की संख्या ज़्यादा है, आपको पता होना चाहिए। ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा यूपी में है। तो इसका सबसे बड़ी वजह है पॉपुलेशन।
इसकी बेरोजगारी। सबसे बड़ी वजह है पॉपुलेशन की डेंसिटी। ठीक है, यहाँ प्रति वर्ग मीटर में जितने आदमी हैं उतना उन स्टेट्स में प्रति वर्ग मीटर में आदमियों की संख्या बहुत कम है। सपोज हम ऐसे मान के चलते हैं, 1 वर्ग मीटर में मध्य प्रदेश में 3 आदमी हैं। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं, मध्य प्रदेश में प्रति वर्ग मीटर में 3 आदमी हैं, 3 व्यक्ति हैं, आदमी नहीं, औरत की बात नहीं है, व्यक्ति, 3 व्यक्ति हैं। तो यूपी में 30 व्यक्ति होंगे प्रति वर्ग मीटर में, क्योंकि यहाँ डेंसिटी बहुत है। यहाँ की पॉपुलेशन 23 करोड़ से ऊपर है, जो कि 23 करोड़ तो आप समझो कई जगहों पर तो देश की भी पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितनी अकेली आपके पास है। तो कहने का मतलब है कि आपको जब रहने के लिए, आपको सरवाइव करने के लिए एक पर्सनल स्पेस चाहिए, वो आपको मिल नहीं रहा। लिहाजा होगा क्या कि व्यक्ति में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने की क्षमताएं विकसित नहीं होंगी, और जब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पाएगा, चिढ़ेगा। और वो चिड़न हमेशा कब निकलती है? जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने हो जाता है। अपने आप के ऊपर चढ़ निकाल के क्या करेगा बताओ? अपना बाल नोचेगा, अपने आप को काट लेगा। लेकिन जब से कोई दूसरा आता है तो किसी ना किसी बातचीत पर अशांति फैल जाती है और धाड़ धाड़ वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए ये कहा गया यूपी के लोग ज़्यादा झगड़ालू हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में उतनी डेंसिटी नहीं है। तो पीस एजुकेशन बेसिकली आपको बताता है कि आप कैसे टॉलरेंस बनाए रखेंगे। हर बात में हिंदू मुसलमान करने लगेंगे, हर बात में अगर आप अपने जात पात करने लगेंगे, हर बात में जैसे कह देंगे हिंदू खतरे में है कि इस्लाम खतरे में है, ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो क्या होगा? हम एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस शायद खत्म हो जाएगी। आज की स्थिति तो ये है कि घर में भी आप 2 भाई होंगे तो आपकी आपस में टॉलरेंस खत्म हो चुकी है। वो एक बात कह देगा, आप दूसरी बात कह दोगे, लड़ाई झगड़ा शुरू, मारकाट शुरू। तो कहने का मतलब है कि पीस एजुकेशन इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब परिवार शांत होंगे तो सब अड़ोस पड़ोस शांत होगा, मेल मोहल्ला शांत होगा, मोहल्ले शांत सर, होंगे, शहर पीसफुल शांत होंगे, एजुकेशन देश कैसे शांत करेंगे होगा, सर? समाज शांत होगा, और इसी सर तरीके से पूरी दुनिया में शांति आएगी। सर, पीस एजुकेशन कैसे होगा सर? एजुकेशन और पीसफुल एजुकेशन कैसे होगा सर? हाँ, इसके लिए बाकायदा एक कोर्सेज बने हुए हैं भाई, पीस एजुकेशन के नाम से। जैसे नैतिक शिक्षा, इसी तरीके से शांति शिक्षा भी एक है, पढ़ाई जाती है कई जगह पे, कई जगह पे पढ़ाई जाती है। ये नैतिक शिक्षा के साथ ही जुड़ा हुआ एक कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री टाइप की चीज़ है। ठीक है, तो इसमें वायलेंस का स्थान नहीं है, इसमें इस तरीके की बाकायदा शिक्षा दी जाती है, बच्चों को ही दी जाती है, छोटे बच्चों से ही स्टार्ट होती है। 10th क्लास तक इसको बाकायदा इसके क्लासेस होते हैं कई जगह पर, तो वो भी बढ़ावा देने की बात की गई। अब आप तो स्पेशल एजुकेशन पढ़ते हैं ना, जनरल एजुकेशन में बीएड में जाइए, वहाँ पर इसका एक बाकायदा यूनिट होती है। आजकल तो सब जगह चल दिया है। नेक्स्ट बात आती है वर्क एजुकेशन की, वर्क एंड एजुकेशन। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि जो एजुकेशन है वो आपको वर्क करने नहीं देती। पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे बेकार व्यक्ति होता है, बड़ी उल्टी बात है ये तो। पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे बेकार होता है, सबसे काम का होता है, बताओ। मैंने कहा पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे बेकार होता है, मैं तो उल्टी बात कह रहा हूँ। पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे काम का होना चाहिए कि सबसे बेकार होना चाहिए? पढ़ा लिखा व्यक्ति सर अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होता है, अपने कर्तव्य के प्रति नहीं। कर्तव्य और वो भूल जाइए, ये तो आप फिलोसफिकल बात कर रहे हो, मैं पक्ष में बात कर रहा हूँ। एक उदाहरण दे देता हूँ। पीएचडी कर चुका है व्यक्ति, एमए कर चुका है, उससे आप कहिए कि मूंगफली का ठेला लगा ले, साइकिल रिक्शा चला ले, चलाएगा? उसके सामने सबसे बड़ी हिचक यही आएगी, मैं काम नहीं करूँगा। उसे चाहिए सरकारी नौकरी, उसे चाहिए बाबूगिरी, उसे चाहिए वाइट कॉलर जॉब, उसे चाहिए टाई वाई लगा के कहीं बैठे। वो लंबी लंबी सोच रहा है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में सोच रहा है, वो और किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। लेकिन अगर काम करने की नौबत आ जाए, भूखे मरने की नौबत आ जाए, बड़ी मुश्किल से जाके वो तैयार होगा किसी काम को करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि पढ़ाई लिखाई आदमी को बेकार कर दे रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग में एक ऐसी सुपीरियरिटी बना के बैठ गया है कि जहां पर वो काम को तुच्छ समझने लगा, काम को निकृष्ट समझने लगा, काम को कम समझने लगा, और अपनी पढ़ाई लिखाई को ज्यादा हुनर समझने लगा। यही फर्क दूसरे देशों में हमारा पास आ जाता है। वहां वो लोग क्या करते हैं, एमए भी होंगे, पीएचडी भी होंगे, सब कुछ करा हुआ होगा, क्या बेच रहा हो? फूलों की दुकान होगी,
क्या कर रहा होगा? हो सकता है कि ट्रैक्टर चला रहा होगा। मैंने एक बार कहानी शायद आप लोगों के साथ शेयर की भी थी कि मेरे एक मित्र थे फ्रांस में, किसी जगह पे उन्हें जाना था, नए नए पहुंचे थे। उन्होंने एक टैक्सी की, टैक्सी वाले से कहा कि मुझे फलानी आर्ट गैलरी में ले चलिए। वो आर्ट गैलरी में ले गया। होटल से निकले थे, गैलरी में पहुंच गए। वहां जाके उन्होंने अपने टैक्सी जब छोड़ने लगा तो इसने उसको कहा कि क्या आप मेरा थोड़ी देर के लिए वेट कर लेंगे, या आप मुझे 2 घंटे बाद यहीं से पिकअप कर लेना, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि मैं कौन से होटल से आया था, उसका एड्रेस वेड्रेस मेरे पास नहीं है, और मैं किसी और को जानता नहीं हूँ। आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, इसलिए अगर 2 घंटे बाद आप मुझे यहाँ से पिकअप कर लेंगे तो मैं आपके साथ ही वापस चला जाऊँगा, और आप चाहेंगे तो मैं डबल चार्जेस दे दूँगा। उस टैक्सी वाले ने कहा कि नहीं, सर ऐसा मैं एक नहीं। बात पूछना चाहता हूँ सर। एक पहले बात सुन लीजिए फिर बताइएगा। सर ये बताइए, ज्यादातर पहले मेरी बात सर सुन लीजिए, ज्यादातर जो उसके बाद पढ़े हुए बताइए। व्यक्ति होता है जी, तो उन्होंने कहा कि मैं रुक नहीं पाऊंगा साहब आपके लिए। 2 घंटे बाद आने का मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मुझे अपने जॉब पर जाना है, मुझे अपने काम पर जाना है। इसने कहा यार तुम तो टैक्सी चलाते हो, तुम्हें काम पे क्या जाना है? ये कौन सा काम है? ये तो टैक्सी चलाना ही तो तुम्हारा काम है। तब उसने बताया कि नहीं, टैक्सी तो मैं पार्ट टाइम में चलाता हूँ, बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे एक ऑपरेशन करना है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना है अपने जॉब पर। आप सोचिए कि एक डॉक्टर है, वो अपना ऑफिस टाइम में अपना हॉस्पिटल का काम करता है और पार्ट टाइम में जाके एक टैक्सी चलाता है। आप ये बात हिंदुस्तान में कभी सोच सकते हो? सर अब पूछिए आप। केन्या में, अभी केन्या में जो क्रिकेट टीम है सर, उनके क्रिकेट टीम के क्या होता है, पार्ट टाइम वो लोग अलग से जॉब करते हैं बड़े बड़े पदों पे, लेकिन क्रिकेट भी खेलते हैं। एग्जैक्टली। अपने इंडिया में आप इन सब चीजों के बारे में सोच सकते हो? अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं ऑटो रिक्शा चलाता हुआ दिख जाऊं, आप करोगे मुझे पसंद? सर करते ही हैं लोग, अब धीरे धीरे हमारे यहाँ भी आ चुका है। आ चुका है। यही कारण है एनसीएफ में जो ये बात की गई, वो इसीलिए की गई कि वर्क और एजुकेशन के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आपके सरखाब के पर नहीं लग जाएंगे। एजुकेशन करने के बाद आप में इतना लचीलापन आ जाना चाहिए कि आप अपनी सीखी हुई नॉलेज को किसी काम में परिलक्षित कर सकें, परिवर्तित कर सकें। काम करते समय आपको एक शर्म महसूस ना हो। इसलिए वर्क एंड एजुकेशन दोनों को जोड़ा जाए। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की बात यहीं पर हुई। इन्होंने कहा कि आपको सोशल टेम्पर को ध्यान रखना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके आधार पर आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी कि एजुकेशन के बाद अगर बच्चा बाहर निकले तो वो क्या काम कर सके। आप सोचो कि अपने यहाँ एमए करने के बाद, एमए हिंदी में कर लिया, क्या करेगा बच्चा? एमए इंग्लिश में कर लिया, क्या करेगा? शेक्सपियर बनेगा। लिखना आता ही नहीं। हिंदी में एमए करने के बाद 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी साहित्यिक रचना उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं करी है। 90% लोग। अंग्रेजी में एमए करने वाले भी ऐसे ही, एमए कर लिया है लेकिन अंग्रेजी में कोई साहित्य की रचना करना, कोई किसी भी प्रकार की एक लिटरेचर में कोई अपना कंट्रीब्यूशन उनका बिल्कुल नहीं होगा। वो क्या कर रहे होंगे? क्लर्क बन गए होंगे। तो क्या किया हुआ है? एमए किया हुआ है साहब अंग्रेजी में। तो फिर क्या किया तुमने? फिर भाई अंग्रेजी में कुछ लिखो, कुछ सुनाओ, कुछ बात करो, कोई अंग्रेजी में इस तरीके का कंट्रीब्यूशन दिखाओ। तो वो नहीं है। कहने का मतलब ये कि केवल अंग्रेजी और हिंदी की बात नहीं है, बात सब जगह की है। अगर वो जॉब पढ़ाने की नहीं मिली तब क्या करोगे? तो ये वर्क एंड एजुकेशन के बीच में उन्होंने, एनसीएफ ने इसको जोड़ने की बात की। स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट पर इनका बहुत बड़ा फोकस रहा है एनसीएफ का। उसमें कहा कि हमारी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ विशेष आवश्यकताएं हैं जिन्हें हमें पहले से पूरा करना पड़ेगा। जैसे मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मिनिमम मटेरियल फैसिलिटी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्लानिंग चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए ही, जिसको पूरा करना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और वो इनको बनाते समय पहले से ध्यान में रखें, तब जाके आप पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आपका जो स्कूल इन्वायरमेंट या क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। अब पढ़ाते समय अचानक किसी चीज़ की वो लगी कि यार प्रोजेक्टर होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब पता चला प्रोजेक्टर वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया। ये ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोग अपने अपने घरों से ले रहे हैं, हम ही नहीं बल्कि इस देश में जितने भी टीचर्स हैं सब अपने अपने घरों में से ले रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जब ऑनलाइन क्लासेस के लिए शुरुआत हुई थी
तो स्कूल या कॉलेजेस ने या यूनिवर्सिटीज़ ने क्या प्रबंध किए? क्या उन्होंने अपने यहाँ कोई स्टूडियोज़ का निर्माण किया? क्या उन्होंने कोई टीचर्स को ऐसी फैसिलिटीज़ दी जिससे कि वो कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर सकें या वहाँ पर उसको ब्रॉडकास्ट कर सकें, या कहीं कोई ऐसी चीज़ बना सकें जहाँ पे मटेरियल डेवलपमेंट हो सके, ऑनलाइन क्लासेस वो ले सकें, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकें? क्या ऐसा कुछ हुआ? बल्कि इवन आज की तारीख में जहाँ पर पिछले साल भी जो लॉकडाउन रहा, अभी की बार भी जो लॉकडाउन रहा, लगभग 2 साल होने को आ गए। इन 2 सालों में या 1.5 सालों में जो भी कुछ चला, वो हालात ऐसे हुए हैं कि टीचर्स अपनी जेब से पैसा लगा के इंटरनेट का पैक डलवा रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगा के स्टूडियोज या कोई और तौर तरीके कर रहे हैं, और वो ठीक है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अब जरा स्टूडेंट्स की तरफ आ जाइए, स्टूडेंट्स के साथ भी वही हाल है। वो 1 या 1.5 GB का डेटा मिल रहा है, वो दिन भर की क्लासेस करेंगे, कैसे कर लेंगे? वीडियो के साथ में अगर वो अपनी डेटा को खर्च करते हैं तो शायद 1 या 2 क्लासेस में निपट जाएगा। वो 10 क्लासेस कैसे ले लेंगे? तो ये भी एक समस्या है। दूसरा, अभी जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि भाई आवाज़ नहीं आ रही है, मानता हूँ, तो क्या हम लोग कोई इस तरीके का इंट्रानेट टाइप की चीज़ डेवलप नहीं कर सकते थे? ये तो किया जाना चाहिए था, है ना? तो इसी चीज़ पर एनसीएफ ने कहा कि आप इक्विपमेंट, आप फैसिलिटीज़ की बात पहले करो, जब आप पूरा कर लोगे तब आप बहुत सारी चीज़ों को, जो अचानक आने वाली समस्याएं हैं, उनसे बीटअप कर पाओगे। और बाई चांस लॉकडाउन तो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। मान लीजिए मुझे प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ी, अब प्रोजेक्टर की मुझे अचानक ज़रूरत पड़ी तो मैंने लिख दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन को भाई एक प्रोजेक्टर चाहिए। अब वो प्रोजेक्टर आने में मुझे 5 साल लग जाए तो क्या फ़ायदा होगा? जबकि वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आज लिख के दिया तो मैक्सिमम 2 या 3 दिन में वो मिल जाना चाहिए, तब तो फिर आप सही तरीके से पढ़ाओगे। तो प्रॉब्लम ये है कि स्कूल और क्लासरूम इन्वायरमेंट में जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो हमारे पास अभी तक भी नहीं है, जिसके बारे में एनसीएफ ने कई बार कहा, और एनसीएफ में ये चीज़ रिकमेंड की गई हैं। उन्होंने कहा कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्रमोटिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, हमेशा इस तरीके की चीज़ें चलती रहनी चाहिए, जिसमें टेक्स्ट बुक्स भी हों, लाइब्रेरीज भी हों, लेबोरेटरीज भी हों, मीडिया आईसीटी सेंटर्स भी हों, है ना? ये सारी चीज़ें करेंगे। और इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें चाहिए सिस्टेमिक रिफॉर्म्स, यानी प्रक्रियागत सुधार, एकेडमिक प्लानिंग, उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, क्वालिटी मेंटेन कैसे की जाए, ये एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहनी चाहिए। ठीक है, एक दिन किसी ने पढ़ा लिया, 10 दिन किसी ने पढ़ा लिया, फिर उसकी मॉनिटरिंग कर ली, नहीं यार ये चीज़ की कमी रह गई, इसमें ये चीज़ सुधार और हो सकती थी, तो सुधार तो लगातार हो सकता है। ऐसे टीचर एजुकेशन में अगर हम देखें तो इट शुड फोकस ऑन डेवलपिंग प्रोफेशनल आइडेंटिटी। टीचर है, टीचर का मतलब केवल आज की तारीख में ये रह गया है भैया वो क्लास में पढ़ा रहा है, बात खत्म हो गई, उसकी कोई प्रोफेशनल आइडेंटिटी नहीं है। प्रोफेशनल आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक टीचर को पूरे समाज में लोग पहचाने। पहचानने का मतलब ये नहीं कि मास्टर साहब हैं, ये तो साहब, अरे वो अच्छा वो फलानी जगह पढ़ाते हैं, वो वाली बात नहीं। प्रोफेशनल आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक टीचर के बारे में किसी को अगर नाम ले दिया जाए कि साहब उस टीचर को आप जानते हो, तो आपको मालूम हो कि हाँ साहब आपने उनकी चीज़ों को देखा है। जैसे खान सर का नाम तो सुना ही होगा, खान सर क्लासेस सुना है? यस सर, सुना है हाँ, सर। क्यों सुना है? बिहार पटना के हैं सर। सवाल यही है कि क्यों सुना है और कैसे सुना है। आप जानते हैं कि वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, फलाना ढिमाका, हजारों तरीके के उनके क्लासेस मौजूद हैं, ज्यादातर चीजों के ऊपर कॉम्पिटिशन्स के लिहाज से। लिहाजा खान सर एक बड़ा जाना पहचाना सा नाम है ना? इसी ये उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। तो बात यही हो रही थी, सिस्टेमिक रिफॉर्म्स ऐसे ही होने चाहिए जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हों या कॉलेज के टीचर्स हों या प्राइमरी के टीचर हों, एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी उनकी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिम्मेदार होगा, इसके लिए खुद टीचर भी जिम्मेदार होगा, उसे भी काम करना ही पड़ेगा। तो आमतौर पे इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर बात की गई। एग्जामिनेशन के विषय में भी एनसीएफ ने एक बहुत बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग की बजाय हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्टिंग करनी पड़ेगी, असेसमेंट करना पड़ेगा। क्या पढ़ा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
उस पढ़ के उसने सीखा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। वो 4 डेफिनेशन रट के आंसर दे देता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेशन रट लो, किसी ने क्या कहा उससे क्या लेना देना, कोठारी साहब कौन सी बात कह के गए इससे क्या लेना देना। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशन की, उसके आधार पर आज आपको क्या करना है, आप ये बताने में काबिल हो गए तो आप बहुत बड़ी बात है। दूसरा, उन्होंने कहा एग्जामिनेशन 3-3 4-4 घंटे के नहीं रखे जाएं, उनका ड्यूरेशन भी कम किया जाए, फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट होनी चाहिए, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस चेंज होना चाहिए कि पहले साहब ऐसे आते थे कि एमसीक्यू टाइप आएंगे, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा, फिर वो आएगा। एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चंस ग्रेजुएशन तक तो ठीक रहते हैं, मास्टर्स डिग्री में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो रटत विद्या को जन्म देते हैं। समझने के ऊपर होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि क्लास 8th तक कोई पब्लिक एग्जामिनेशन ना हो, 10th का बोर्ड होना चाहिए और उसको ऑप्शनल किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर सरकारों ने, आपको पता ही है कि ऑप्शनल किया। तो इस तरीके से फिर टीचर रिफॉर्म्स की बात हुई, टीचर एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स आने चाहिए। उन्होंने एनसीएफ ने इस पर कई रिकमेंडेशंस अपने दिए। उन्होंने कहा कि लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग बनाने के लिए टीचर्स को काम करना पड़ेगा और उसके लिए उनके कंटेंट में, उनके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस तरीके की चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाएं कि वो जॉयफुल लर्निंग को प्रमोट कर सकें। पर्सनल एक्सपीरियंसेस को उसमें जोड़ा जाए, नॉलेज जनरेशन के चीज़ों को जोड़ा जाए, रिफ्लेक्टिव लर्निंग को जोड़ा जाए। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि केवल और केवल किताबों को पढ़ना नहीं, बल्कि नॉलेज का कंस्ट्रक्शन भी ज़रूरी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक बहुत महत्वपूर्ण बनाने के लिए टीचर क्या करेंगे, किसी किताब को पढ़ा देंगे क्या? तो जैसा मैं आप लोगों से पहले भी कहता हूँ, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कोई किताब का नाम बता दो। मैं कहता हूँ भाई मैंने किताब खुद नहीं पढ़ी, मैं आपको क्या बताऊँ। लाइब्रेरी में आप भी जानते हो किताबें बहुत सारी हैं, बाजार में किताबें बहुत सारी मिलती हैं, आप पढ़ना चाहो जाओ किताब पढ़ो। लेकिन मैं भी जानता हूँ कि आप में से 100% लोग शायद किताब खरीदते ही नहीं है। एक आध कोई भूले भटके किताब खरीद लाया हो तो कह नहीं सकता हूँ, गलती से हो गया होगा ऐसा, लेकिन किताब अभी तक किसी ने तो खरीदी नहीं होगी, कोई भी किसी भी प्रकार की। तो स्टूडेंट्स में पढ़ने की बाकी नहीं बच रही है। आप देखो टीचर ट्रेनिंग में क्या हाल है। टीचर ट्रेनिंग में किसी एक किताब में आपको सारी चीजें मिल जाने वाली नहीं है। नोट्स दे दो ये मांगा जा रहा है, तो नोट्स तो आपको बनाने हैं, नोट्स कोई देता तो है नहीं, नोट्स तो बनाए जाते हैं। तो ये चीजें जो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन है वो कौन करेगा? वो स्टूडेंट खुद करेगा। तो टीचर एजुकेशन में भी एनसीएफ ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, इस तरीके से सपोर्ट मटेरियल के बारे में बताया और इन सब चीज़ों के बारे में। तो एनसीएफ जो है वो एक बहुत ही बड़ी आपको एक मदद देता है कि जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा काम एनसीएफ ने किया रिफॉर्म्स को लाने में। मैं इसको जहां तक हो सकेगा मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपके इस पर भेज रहा हूं, आप एक बार इसको देख लीजिए। मैंने कुछ मटेरियल आपको भेज दिया है। समझ में आ रही मेरी बात? अब इसके बाद में एक चीज आती है, वो आपको खुद पढ़ना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग उसको पढ़ेंगे। बताइए नेक्स्ट क्या है आपके उसमें? करिकुलम फ्रेमवर्क खत्म हो गया, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को खुद पढ़ेंगे और इसी के साथ में जो नेशनल एक्ट्स एंड प्रोग्राम्स हैं जैसे आरसीआई एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट और सर्व शिक्षा अभियान, ये वाला जो है 2.5, ये आप लोग खुद पढ़िए और इससे मेरे से सवाल पूछ लीजिएगा जब आप लोग पढ़ लेंगे तो। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, 2.5 आप लोगों को खुद पढ़ना है। यस सर।
मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो चीज़ आप मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू Thank you, sir.